हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि ये कोई क्लास का नहीं है, जनरली ये आप कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी बच्चे पढ़ सकते हैं। या जनरल कंपटीशन जो तैयारी करते हैं बच्चे, जैसे आप लोग तैयारी करते होंगे, जैसे अनेक तरह के, जैसे बिहार पुलिस में हिंदी का क्वेश्चन आता है बच्चे, या अनेक तरह के जो आप लोगों को मतलब अनेक तरह के जो एग्जाम आप देते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप लोग हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आप सीटेट का एग्जाम देते हो, कई सारे एग्जाम में ये चीज आप लोग को देखने को मिलता है। अब आप लोगों को ध्यान से हमारी बातों को सुनना है। बहुत एकदम आसान चैप्टर हम लेके चले हैं, जिसका नाम है बच्चे वर्ण। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है कि वर्ण है क्या। तो देखिए, वर्ण का मतलब होता है, जैसे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण एक ऐसा मूल ध्वनि होता है जिसे हम लोग खंड या टुकड़ा ना कर सकते हैं। टुकड़ा मतलब तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे अगर मान लीजिए अ लिखिएगा, तो अ टुकड़ा होगा? नहीं टुकड़ा होगा। केवल अ अपने आप में अ होगा। जैसे क को भी आप नहीं तोड़ सकते हैं, ख को भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए ये सब वर्ण होंगे। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अर्थात टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग बच्चे वर्ण कहते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग वर्ण समझ में गए होंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चे, एक पॉइंट हमने लाया है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कहता है वर्ण या भाषा। वर्ण को ही बच्चे भाषा कहते हैं। वर्ण का ज्ञान होगा तभी तो आपको भाषा का ज्ञान होगा। अगर वर्ण आप जानेंगे ही नहीं तो आप भाषा कैसे जान जाइएगा। वर्ण या भाषा की जो लघुत्तम, लघुत्तम मैंने सबसे छोटा जो होता है, उस छोटे से छोटे इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। अर्थात वर्ण या भाषा की मदद से हम लोग ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो वर्ण या भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होता है, उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट है बच्चे वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों के समूह, वो भी क्रमबद्ध समूह। जब हम वर्ण के क्रमबद्ध समूह तैयार करते हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए क प्लस ल प्लस म, इसको क्रमबद्ध समूह में सजा दीजिए, तो देखिए कलम बन गया। ये बन गया वर्णमाला। देखिए, वर्णों का समूह है, कई वर्णों का गुच्छा है। क ल म, क का है, ल का है, म का है, मैंने वर्णों का समूह करेंगे बच्चे, तो बच्चे बन जाएगा वर्णमाला। क्या बन जाएगा? वर्णमाला। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो वर्णों का जो समूह होता है, उस वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। देखिए, 44 को हम दो भाग में बांट देते हैं। यहाँ पे कर दीजिए 11 और यहाँ पे कर दीजिए बच्चे 33, जिसमें 11 स्वर वर्ण होगा और 33 व्यंजन वर्ण होगा, जो आगे भी आप लोग को समझ में आएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला जो हम लोग होता है, उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, वर्ण को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला वर्ण है स्वर वर्ण और दूसरा बच्चे व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। सुनिएगा, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना विघ्न व्याधा का होता है या बिना अवरोध के होता है, किसी की सहायता से नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चे स्वर वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण का जो उच्चारण होता है, स्वर वर्ण के मदद से होता है, इसके मदद से हम लोग बोलते हैं। तो वैसे वर्ण को व्यंजन वर्ण हम एक एक करके आप लोग को बताएंगे। देखिए, हम लोग का पॉइंट है स्वर वर्ण। तो देखिए, स्वर वर्ण याद रखिएगा, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना विघ्न बाधा या बिना अवरोध के उत्पन्न होता है, वैसे वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। और हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कौन कौन से बच्चे? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ। देखिए, दोनों में मात्रा का अंतर है। सिर्फ देखिए, ऊपर ऐसे लग गया तो मात्रा बन गया अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री। ये जनरली ह्रस्व री है बच्चे। ए है, ए है, ओ है, औ। गिनिए, 11 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, एक बार इसको हम लिख दे रहे हैं तो आप लोग को समझ में कुछ ज्यादा आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखिए अ लिख दिए, अ के बाद देखिए आ लिख दिए, फिर ह्रस्व ई लिख दिए, फिर दीर्घ ई लिख दिए, फिर देखिए उ लिख दिए, फिर दीर्घ उ लिख दिए, फिर देखिए बच्चे ए लिख दिए, फिर देखिए ए लिख दिए, फिर लिख दिए देखिए ओ, उसके बाद देखिए लिख दिए औ, और उसके बाद देखिए बच्चे हमने लिख दिया री।
गिनिएगा तो 11 हो जाएगा। आप लोग को ध्यान देना है, ये स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, आप लोग को कभी नहीं भूलना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर या संधि स्वर। स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा तो 11 ऑप्शन जाएगा, लेकिन स्वर वर्ण के प्रकार पूछेगा तो 3 प्रकार होते हैं। पहला मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा बच्चे है संयुक्त स्वर या संधि स्वर। अब देखिए इसमें मूल स्वर किसको किसको कहते हैं। देखिए मूल स्वर माने उच्चारण में कम समय लगने वाला, जैसे कम समय लगता है, जैसे एक बार अ बोलेंगे और एक बार आ बोलेंगे तो अ में कम समय लगता है और आ में ज्यादा समय लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर में बच्चे अ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लिख दिए अ, आ कभी नहीं। देखिए ह्रस्व 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 वाला में ह्रस्व ई आएगा, यहाँ पे देखिए ह्रस्व ई लिख देंगे। दीर्घ ई कभी नहीं, देखिए ह्रस्व उ आ जाएगा और एक ह्रस्व री आ जाएगा। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, ये ह्रस्व री है। देखिए दीर्घ री इस प्रकार का होता है जो संस्कृत में पढ़ना होता है। संस्कृत में स्वर वर्ण 12 होते हैं, इसको मिला देते हैं तो 12 बन जाता है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पे अब देखिए मूल स्वर या ह्रस्व स्वर हम लोग जान गए कि 4 होते हैं, अ ई उ और री। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ स्वर। तो देखो दीर्घ स्वर में बच्चे क्या होता है, उच्चारण में लंबा समय लेने वाला होता है और दीर्घ के रूप में होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक आ, पहली बात एक आ हो जाएगा, फिर बच्चे एक हो जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा और एक बच्चे हो जाएगा दीर्घ उ, बस 3 ही होंगे। देखिए 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4 और 3 7, बाकी 4 और बच गए तो इसमें जाएगा संयुक्त स्वर या संधि स्वर। तो संयुक्त स्वर में बच्चे जाएगा ए ओ और एक बच्चे जाएगा औ। यहाँ पे 4 जाएगा जो संयुक्त स्वर या संधि स्वर में जाएगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि मूल स्वर में याद रखिएगा 4 गो, दीर्घ स्वर में 3 गो और संयुक्त स्वर में ये बच्चे 4 गो। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका नाम संयुक्त स्वर क्यों पड़ा। देखिए संयुक्त का मतलब होता है बच्चे मिलना। जब हम किसी भी दो भिन्न स्वर को मिलाते हैं तो हम लोगों को ए मिल जाता है या ए मिल जाता है, ओ मिल जाता है और अ मिल जाता है, इसीलिए इसका नाम संयुक्त स्वर या संधि स्वर। वो कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए तो आप लोग को पता चल जाएगा बच्चे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप लोग को पता चलेगा। यहाँ पे देखिए इसको हम पहले मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर से हम इसको मिटा दिए। सबसे पहली बात, इसको अब हम आगे आप लोग को समझाने का थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा मन लगा के देखने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। देखिए सबसे पहली बात इसमें आप लोग को ध्यान देना है। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करना है, जैसे अ या आ, ध्यान दीजिएगा, अ या आ प्लस हर्ष ई या दीर्घ ई जब हम मिलाते हैं तो पहले ए बनता है। देखिए किसी भी दो भिन्न स्वर को मिला रहे हैं तो देखिए ए बन जा रहा है। देखिए यहाँ से अब हमको ए बनाना है तो क्या कीजिएगा कि यहाँ से अ या आ लीजिएगा और प्लस यहाँ से ए ले लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे यहाँ पे देखिए ए बन जाएगा, ये वाला बन गया। देखिए दो चीज को मिला रहे हैं, देखिए तीसरा ए मिल रहा है, इसीलिए तो नाम इसका संयुक्त है। संयुक्त मैंने मिलाकर बनाया गया है। या बच्चे हम लिखेंगे अ या आ प्लस हर्ष उ या दीर्घ उ, मिलाइएगा तो बच्चे ओ बन जाएगा। या अ या आ प्लस हर्ष उ या दीर्घ उ, सॉरी यहाँ पे हर्ष दीर्घ उ नहीं बच्चे, यहाँ पे कर दीजिए ओ, यहाँ पे कर दीजिए ओ, तो बच्चे यहाँ पे बन जाएगा औ। क्या बन जाएगा औ। तो देखिए यहाँ पे ए बन गया, यहाँ पे ए बन गया, यहाँ पे ओ बन गया, यहाँ पे औ बन गया। इसका मतलब ये है बच्चे कि हम लोग दो वर्ण को आपस में मिला रहे हैं और मिला करके हम ये वर्ण प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए तो इसका नाम संयुक्त स्वर या संधि स्वर है। हम उम्मीद करते हैं कि स्वर वर्ण के तीनों प्रकार आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। देखिए पॉइंट हमने लिख दिया है कि ए ओ औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है क्योंकि ये दो भिन्न स्वरों के संयोग से मिलकर बनता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि संयुक्त स्वर दो वर्णों के मिलने से बनता है, दो स्वरों के मिलने से बनता है, इसीलिए इसको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। ये तो मैंने अभी बताया कि अ या आ प्लस हर्ष या दीर्घ मिलके ए बनता है, अ या आ प्लस हर्ष दीर्घ मिलके ओ बनता है, अ या आ प्लस ए मिलके ए बन जाता है, अ या आ प्लस ओ मिलके औ बन जाता है। ये अभी मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास कीजिएगा कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए उच्चारण के अगर आधार पर कहेगा तो स्वर वर्णों को देखिए दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। उच्चारण में समय में लगने, देखिए ऐसे पूछेगा स्वर वर्ण कितने प्रकार के, तब कहिएगा 3 प्रकार के। स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा तो 11, लेकिन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 2 प्रकार के कहिएगा। पहला याद रखिएगा मूल या ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर, बस 2 ही रहेगा, इसमें संयुक्त स्वर नहीं डालिएगा।
तो मूल स्वर में आपका कम समय लगने वाला होगा। जैसे पहले उसमें 4 था, इसमें भी आपका 4 रखना है, अ, ई, उ और री जो पहले था। जो 4 छोड़ने के बाद जो बाकी 7 बच जाएंगे, वो बच जाएंगे दीर्घ स्वर में। वो आ हो गया, दीर्घ ई होगा, दीर्घ उ होगा, ए होगा, ए होगा, ओ होगा और अ। ये ज्यादा समय लेने वाला, जिसका उच्चारण करेंगे आप लोग, इसमें लंबा समय लगेगा। जैसे आ करने से ज्यादा समय लगेगा, दीर्घ ई करने से ज्यादा समय। तो कहने का मतलब ये 4 आपका हो जाएगा मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। उच्चारण के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो दीर्घ स्वर में बाकी 7 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लिखे हैं कि जाति के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, जाति के अनुसार स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है सजातीय या स्वर्ण स्वर, सजातीय या स्वर्ण स्वर। तो देखिए इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है। जैसे देखिए अ है या आ है, तो देखिए इसमें सिर्फ एगो मात्रा बढ़ गया। देखिए ई है, दीर्घ है, देखिए यहाँ पे मात्रा हो गया, ऊ है और एगो दीर्घ ऊ है। तो देखिए ये सब सजातीय है, ये सब क्या है बच्चे, सजातीय है। ये सिंपल सी बात है। अगला देखिए क्या है, विजातीय या अस्वर्ण स्वर, विजातीय या अस्वर्ण स्वर। तो अस्वर, देखिए ये 2 भिन्न उच्चारण वाले होते हैं। जैसे देखिए अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, देखिए दोनों अलग अलग, ऊ है तो ओ है, ई अ है तो ई है। लेकिन ई में देखिए, ई में तो केवल मात्रा का अंतर है, अ है तो ई में आ है, ई है तो ई में दीर्घ ई है, ऊ है तो। इसको हम लोग कहते हैं सजातीय स्वर्ण स्वर, लेकिन इसको कहेंगे विजातीय या अस्वर्ण स्वर। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे व्यंजन वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। उच्चारण करने में स्वर वर्ण का मदद लेंगे हम लोग। कैसे, जैसे मान लीजिए क लिखिएगा तो क में जरूर अ आ रहा है, इसलिए अ तो स्वर वर्ण है, इसलिए क लिखने से अ भी आ रहा है, इसलिए क को हम लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे ख कहिएगा तो ख कहने से अ आ रहा है, इसलिए ख को हम लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। आप लोग को ध्यान देना है। देखिए व्यंजन वर्ण आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़िए स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के, जिस प्रकार स्वर वर्ण 3 प्रकार के थे, जैसे ह्रस्व स्वर था, दीर्घ स्वर था, संयुक्त स्वर था, उसी प्रकार व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। अब प्रश्न ये उठता है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन उस व्यंजन को कहते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और जीभ को परस्पर सटाने से बोला जाता है। जैसे इसमें देखिए 25 होते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में कचट, कचट और तप्पा में क ख ग घ अंगा होगा, जो कंठ से हम लोग बोलते हैं। क ख ग घ अंगा बच्चे कंठ से बोलते हैं। और जो चवर्ग होता है, च छ ज झ इया, वो बच्चे हम लोग तालु से बोलते हैं। और जो टवर्ग, जो ट ठ ड ढ न होता है बच्चे, वो हम लोग मूर्धा से बोलते हैं। और जो त थ द ध न होता है बच्चे, वो दंत से बोलते हैं। और जो प फ ब भ म होता है बच्चे, वो ओष्ठ से। तो देखिए इस सब के स्पर्श से हम बोल रहे हैं, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, ओष्ठ के, जीभ से सटाने से परस्पर बोले जाते हैं, इसलिए इसका नाम बच्चे स्पर्श है। स्पर्श का मतलब सटाना, सटाने से बोला जाता है। जैसे कंठ, कंठ का स्पर्श होता है, दंत का स्पर्श होता है, ओठ का स्पर्श होता है, तालु का, मूर्धा का स्पर्श होता है, इसीलिए तो इसका नाम बच्चे बड़ा स्पर्श व्यंजन। अब गिनी स्पर्श व्यंजन का हो गया, 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, 5 इसमें, 5 इसमें, कुल मिला के देखिए 25 हो गया। इसलिए अब नहीं भूलिएगा स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। अब देखिए अगला हम लेके चलते हैं बच्चे अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। अंतस्थ व्यंजन में किसी भी वर्ण का बिल्कुल स्पर्श नहीं होता है, बिल्कुल स्पर्श नहीं होता है। तो ऐसे व्यंजन को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल स्पर्श ही नहीं होता, पूर्ण कहीं नहीं स्पर्श होता है। जैसे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, याद रखिएगा, य र ल व य कहिए, य कहने से पूर्णतः स्पर्श नहीं हो रहा है। जैसे र कहेंगे, र कहने से भी पूर्णतः स्पर्श नहीं हो रहा है। जैसे हम ल बोलेंगे तो ल में भी पूर्णतः स्पर्श नहीं हो रहा है। वह तो देखिए कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है, इसलिए ऐसे व्यंजन को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल और व होते हैं। अगला बच्चे है उष्म व्यंजन। देखिए उष्म व्यंजन का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, उष्म वायु, रगड़ से बोला जाता है, उष्म वायु से बोला जाता है। इसमें उष्म माने गर्म हवा निकलता है। जैसे अगर हम कहेंगे स कहने से देखिए इसमें क्या होता है कि
कहने का मतलब है कि इसमें उष्ण वायु निकलता है, उष्ण वायु से बोला जाता है। देखिए स, देखिए तीनों स याद रखिएगा, तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और एगो ह। तलावी स, मूर्धनी स, दंती स, इसको तलावी स बोलते हैं, इसको मूर्धनी स, इसको दंती स, इसको ह बोलते हैं। देखिए 4 गो हैं, ये आपका बच्चे उष्ण व्यंजन है। हम उम्मीद करते हैं कि व्यंजन का टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पर्श व्यंजन में पूर्णतः स्पर्श होगा, ये 25 होंगे। अंतस्थ व्यंजन 4 गो, यर लव होगा, और उष्ण व्यंजन 4 गो होगा, तलावी स, मूर्धनी स, दंती स और ह। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे आयोगवा, जो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम समझाएंगे। आज का क्लास इतना ही बच्चे, धन्यवाद।